हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। ठीक है, कलर कोड गिवन है येलो, वॉयलेट, ब्राउन, गोल्ड। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने क्लास में भी किया हुआ है, थ्योरी क्लास में। तो इसमें हमें निमोनिक याद होना चाहिए। क्या निमोनिक था हमारे पास? बी वी रॉय। ठीक है, एक पर्सन है वी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं वो? ग्रेट ब्रिटेन। हैड वेरी गुड वाइफ। ठीक है, उनकी एक बहुत ही अच्छी वाइफ, ठीक है, थी। सो तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें सब कुछ गिवन है। थोड़ा सा ध्यान रखना आपने निमोनिक में। ये देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है, बी वी वी कितनी बार वी आ रहा है? 3 बार। तो पहला वाला वी होता है वो क्या होता है? ब्लैक। ये क्या होता है? ब्लैक। आप स्पेस में चले जाओ, ठीक है, अर्थ उस स्पेस में चले जाओ, स्पेस ब्लैक है, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, फिर अर्थ पे आ जाओ तो मिट्टी क्या है? ब्राउन है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न दूर किया जा रहा है। फिर उसके बाद ग्रीन के बाद आता है ब्लू। ठीक है, ग्रीन के बाद क्या आता है? ब्लू। ओके, तो ब्लू के बाद अपने आप ही क्या आता है? वॉयलेट। ठीक है ना, ब्लू फिर वॉयलेट। और ये वाला जो जी है, इसका क्या मतलब है? ग्रे। क्या मतलब है? ग्रे। ठीक है, पहले हेयर्स हमारे ग्रे होते हैं, फिर क्या होते हैं? वाइट होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसे हमने दूर कर दिया। ठीक है, सो बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है ज़ीरो से। ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें एक प्रूफ है 9 पे ख़त्म होना चाहिए। अगर 10 आए ना तो गलत है, 9 पे ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, क्यों? ज़ीरो से शुरू करेंगे तो 9 पे ही ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो पहला कलर हमारे पास क्या है? येलो है। ठीक है, येलो 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 का 4 आ गया। ठीक है, हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट कलर हमारे पास है वॉयलेट। वॉयलेट का 7, 7 × 10⁻⁴। ठीक है, ब्राउन, ब्राउन कितना है? 1 है, तो पावर 1। और इसमें नेक्स्ट टॉलरेंस कितनी है? गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है। देखो, गोल्ड होता है ज्वेलरी में, और क्या होता है? सिल्वर होता है। ठीक है, सबसे महंगा कौन सा होता है? गोल्ड होता है ना, सबको पता है गोल्ड महंगा है सिल्वर से। लेकिन हमने यहाँ पे गोल्ड को सस्ता मानना है। ठीक है, तो ये होगी टॉलरेंस इसकी 5%। सिल्वर को महंगा माना है, इसकी टॉलरेंस होगी 10%। अगर नो फोर्थ बैंड, अगर कोई बैंड ना होता, ठीक है, अगर कोई बैंड ना होता तो उसकी टॉलरेंस ली जाती है 20%। ठीक है, तो यहाँ पे टॉलरेंस हमारी कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस करके 5%। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे 10 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 470। ठीक है, लिख सकता हूँ ना 470। और टॉलरेंस, ठीक है, ओम्स रेजिस्टेंस है, और 5%। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैच होता है। कौन सा ऑप्शन मैच होता है? फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 10 raised to minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? ठीक है, ये क्वेश्चन लिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में से, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में से लिया गया है। ठीक है, तो स्फीयर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे अभी बच्चे कह रहे थे वो सीबीएसई में स्फेयर को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्फेयर में से ही आते हैं। ठीक है, तो हमने एक ले लिया, स्फेयर ले लिया। ठीक है, तो स्फेयर से हमने कितनी दूरी पे जाना है? सेंटर से 15 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर हम बाहर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्फेयर का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। तो 15 सेंटीमीटर बाहर का पूछ रहा है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ ठीक है, सो क्यू हमारे पास कितना है गिवन? 3.2 × 10⁻⁷। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 10⁻²। ठीक है, अगर मैं इसका कर लूँ स्क्वायर, क्या कर लूँ स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये हो जाएगा -4। ठीक है,
तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेंगे 225 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आती है, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो जैसा कि मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, पावर्स को अलग से डील कर लो। ये -4 -7 कट गए, तो इसमें से कितने बचे, -3, ठीक है। तो 9 इस ये पॉइंट के बाद जो है इसे नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, तो हमें अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन लग करनी है, ठीक है। तो 9 3 27, ठीक है। और ये 9 में से 3 चले, कितने बचे, 10⁶ अपॉन 225, ठीक है। तो अगेन दोबारा से यहाँ से एक ज़ीरो इसको दे दो, 270 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 10⁶, ठीक है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, इसलिए हमें अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना है, एग्जैक्ट हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 225 और 270 ज़्यादा फर्क नहीं है, इट मीन्स हमारा आंसर 1 के पास आसपास आने वाला है, ठीक है। सो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁶, ठीक है। अब एग्जैक्ट कभी नहीं निकालना, पहले ऑप्शन देख लो आप, ठीक है। ऑप्शन में आप साफ दिख रहा है कि देखो 1.28 1.28 1.28 1.28, ठीक है। ये क्यों दिया गया है कि बच्चे का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। तो चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब पावर से पहचानेंगे, पावर किसकी है, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 वाला कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ये 4। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2 मिनट, एक चीज़, जब मैंने यहाँ से एक ज़ीरो इसको दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, 5, ठीक है। तो ये आ गया 5, ठीक है। सो 1.28 10⁵, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लियर है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। जब भी ये टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाता है, हमेशा मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और सीबीएसई भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछता है, क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राफ क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था इसका, तो उसमें ग्राफ पूछा गया था, ठीक है। तो सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है, देखो इंसुलेटर का नेगेटिव होता है, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है, मेटल्स का पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर ओनली नेगेटिव, सेमीकंडक्टर ओनली नेगेटिव। अब ये पूछ क्या रहा है, द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव, इन दोनों का नेगेटिव, ठीक है। तो कहता है सॉलिड में क्या आता है, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। विच नेगेटिव टेम्परेचर, तो हमारा जो सूटेबल आंसर है ना, तो चार चॉइसेस है हमारे पास, हमें जो बेस्ट चूज़ करना है। तो सूटेबल आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and the intensity is double? कहता है कि photoelectric current क्या होगी, इंटेंसिटी को हाफ कर दें, फ्रीक्वेंसी को आधी कर दें और इंटेंसिटी को डबल कर दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिया गया है ड्यूल नेचर और मैटर में से, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ मैं। ये हमारे पास एक मेटल की सरफेस है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, आइंस्टाइन ने दिया था, जब इसमें लाइट गिरेगी, ठीक है, क्या गिरेगी, लाइट गिरेगी, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो तड़प रहे हैं बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब ये फ्री में तो आएंगे नहीं बाहर, इनको निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सपोज हमने यहाँ से दिया E=H एनर्जी, ठीक है। अब निकलने के लिए इनको जो चाहिए उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या चाहिए, न्यू नॉट, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। जब इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकलेगा मिलेगी, तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये बाहर क्या करेगा, धूम दबा के भागेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² से, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है उसको कितनी एनर्जी दी जा रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी जा रही है, 1.5 टाइम्स। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी मानी जाती है एज ए सिंबल, न्यू नॉट, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स न्यू नॉट, क्वेश्चन में साफ लिखा है ना, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1.5 गुना थ्रेशोल्ड का, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 गुना थ्रेशोल्ड का। फिर क्या कहा जा रहा है, व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। कहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी करंट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आधी कर दें और इंटेंसिटी को डबल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने नेक्स्ट क्या किया, फ्रीक्वेंसी आधा कर दिया, 1.5 का आधा कितना होता है, 0.75, ठीक है। अब हमने ये कर दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 0.75, ठीक है, न्यू नॉट। और ये जो है 0.7 न्यू नॉट, जो नई वाली फ्रीक्वेंसी है, क्या हमारी थ्रेशोल्ड ये है ना, थ्रेशोल्ड हमेशा यही रहेगी, इससे कम है, ठीक है। 0.75 इज़ लेस देन न्यू नॉट, ठीक है। तो अब सिंपल सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही,
यहाँ पे फोटोन निकालने के लिए क्या चाहिए, या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए, न्यू से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1.5 न्यू नॉट है, ये क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर है न्यू नॉट से, तो यहाँ पे निकलेगा, क्या निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ पे नहीं निकलेंगे क्योंकि न्यू नॉट से ये कम है, ठीक है, आया समझ में। और 1.5 का हाफ कितना होता है, 0.75। क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट तो आएगी ही नहीं ना, तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन लिया गया है सेमीकंडक्टर चैप्टर में से, ठीक है। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर टीवीज़ में भी यूज़ होता है, आपके कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, ठीक है, और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका आज फ़िलहाल ये ट्रांजिस्टर अब जो है ये आईसी का रूप ले चुका है, इंटीग्रेटेड चिप का रूप ले चुका है। इसलिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, इतने छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन होते हैं, ठीक है। और पहले जो कंप्यूटर होते थे वो एक दो दो कमरे में आते थे, इतना बड़ा साइज़ था। तो ये कंप्यूटर का साइज़ जो हमने छोटा किया ना, वो ट्रांजिस्टर की वजह से वो साइज़ छोटा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं इसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्या कहता है, बेस रीजन मस्ट वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। क्या ये बात सच है, इज़ करेक्ट, हमें सच बताना है। तो क्या वेस रीजन थिन होता है और लाइटली डोप्ड, हाँ ये बात सच है, ठीक है। वेस एमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग, ये बात गलत है। बेस एमीटर कलेक्टर रीजन, ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ इसका थोड़ा सा। ये देखिए, ये है ट्रांजिस्टर हमने बनाया, ठीक है। ये अमेरिका में डेवलप हुआ था, ANT, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अमेरिका में डेवलप हुआ है। और इसे बनाने पे नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिकल साइंटिफिक इन्वेंशन थी, ठीक है। तो इस क्या करेंगे इसमें, ये बेस है, ये कलेक्टर है, नहीं ये एमीटर है, पहला वाला एमीटर, ठीक है, ये कलेक्टर और ये बेस, ठीक है। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, एमीटर, इसका नाम क्या है, एमीटर। एमीटर का क्या काम होता है, एमिट करना। एमीटर का काम क्या होता है, एमिट करना। और कलेक्टर का क्या काम होता है, कलेक्ट करना। क्या करना, कलेक्ट करना, ठीक, इकट्ठा करना। और बेस, बेस एक रास्ता प्रोवाइड करता है दोनों में से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डोपिंग देखो, इसका नाम है एमीटर, इसका क्या काम है, एमिट करना। तो इसकी डोपिंग जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा डोपिंग इसी की होगी, क्योंकि इसका काम है ना एमिट करना, और कलेक्टर का काम है इकट्ठा करना, ठीक है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसकी डोपिंग जो होती है मीडियम होती है, इसकी डोपिंग क्या होती है, मीडियम होती है, ठीक है। और इसका काम है सिर्फ पास ऑन करना यहाँ से, तो बीच में एक ज़रिया प्रोवाइड करता है। तो इसकी डोपिंग जो है सबसे कम है, इसकी डोपिंग क्या है, सबसे कम है। आया समझ में। तो अब यहाँ पे देखते हैं, द बेस रीजन मस्ट वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, हाँ ये बात सच है, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, क्या बताया कि बेस रीजन थिन भी होता है और लाइटली डोप्ड भी होता है, पहला पॉइंट सही है। द बेस एमिटर एंड कलेक्टर शुड हैव सेम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, क्या डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन सेम है, नहीं, सबका अलग अलग डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है। बेस एमिटर कलेक्टर शुड हैव सेम साइज, क्या सेम साइज है, नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा साइज किसका होता है, कलेक्टर का, क्योंकि इसका काम है ना कलेक्ट करना, तो इसका सबसे बड़ा साइज है। और फिर इसका साइज है सेकंड में सबसे बड़ा, और इसका सबसे छोटा साइज है, ठीक है। बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाला फॉरवर्ड होता है और ये वाला रिवर्स होता है। इसके ऊपर आपने प्रैक्टिकल भी किया है 12th क्लास में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार, ठीक है। सपोज करिए 600 नैनोमीटर की लाइट आ रही है एक स्टार से। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज़ ए डायमीटर ऑफ 2 मीटर इज, कहता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा टेलीस्कोप का, जिसके ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है 2 मीटर, ठीक है। अब टेलीस्कोप की बात, ठीक है, टेलीस्कोप से हम क्या देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, ये भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, डी थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1.22, ठीक है, लैम्डा अपॉन डी, आप ऐसे याद रखें, एल अपॉन डी लंडन, एल डी लंडन, ठीक है। सो 1.22 एल अपॉन लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब हम इसे करते हैं, क्या वैल्यू दी गई है हमें, 1.22, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है, 600 नैनोमीटर,
नैनो मीन्स -9, ठीक है। और डी कितना दिया गया 2, ठीक है। तो इसे कैंसिल आउट करते हैं 300, ओके। सो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3.66, और 9 में से 2 ज़ीरो चले, कितने बचे -7, ठीक है। अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले आगे वाली टर्म देखो, देख कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इसमें एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं होता है, ठीक है। पहले आगे वाली टर्म देखो, 3.66 एक ही है ये, इसको ना यही राइट आंसर है, पावर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी तक ये राइट आंसर है। चलो अब पावर भी देखते हैं, -7, इट मीन सेकेंड आंसर इसका करेक्ट है। आया समझ में। अब इसमें एक चीज़ बता दूं, बच्चों को ना ये नंबर भूल जाता है, नंबर याद रखने के लिए आप हमेशा याद रखें, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, हमने याद किया हिंदी में 1.33, यहाँ पे अगर 1.33 है तो यहाँ पे क्या होगा 1.22, क्लियर है। तो इसे भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है रोटेशन चैप्टर में से, ठीक है। टॉर्क के ऊपर है, ठीक है। टॉर्क किस पे लगता है, डोर पे लगता है। जब जब भी कभी हम डोर को ओपन करते हैं तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। और टॉर्क लगता है गाड़ियों के टायर्स में, ठीक है। सो फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3 J न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 K कैप मीटर, ओके। तो इसे देखते हैं। सो टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, R×F, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, हमारे पास ये होता है I J K, हमें मूव करना है क्लॉकवाइज। कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज। सपोज हमें बोला जाए I×J, ठीक है, I×J बोला जाए तो बचा क्या K, तो K आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो पॉजिटिव, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव करता हूँ पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो नेगेटिव, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। R कितना गिवन दिया गया हमें, हुज पोजीशन वेक्टर इज 2, दिस इज R, 2 K कैप क्रॉस, फोर्स कितनी है 3 J कैप, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 या 6, यहाँ पे क्या आ रहा है K×J, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उल्टा, K×J, J पीछे है ना, तो हमें मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो K और J का कर रहे हैं तो बचा कौन I, ठीक है। बच कौन गया I, लेकिन उल्टा जा रहे हैं तो -6I, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है 4, ठीक है, यही मैच हो रहा है। तो -6I, इट मीन्स 4 इज़ दी राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रोटेशन चैप्टर में से लिया गया है, ठीक है, ओके। सेंटर ऑफ मास में से, द टू पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बताना है हमें, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज, हमें सेंटर ऑफ मास बताना है 5 kg पार्टिकल से कितनी दूरी पे लोकेट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हमें याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है वो, ठीक है। फॉर्मूला ये है हमारे पास, पहले मैं डायग्राम बताता हूँ। ये है डायग्राम हमारे पास, पहला वाला यो पार्टिकल है 5 kg, दूसरा यो पार्टिकल है 10 kg, दोनों के बीच में दूरी कितनी दी है 1 मीटर, ठीक है। सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, लेट इज सपोज ये डिस्टेंस D1 हो गया, ठीक है, और कंप्लीट डिस्टेंस हमने ले लिया D, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, D और मास में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो D1 निकालना है, टोटल D इंटू, अगर ये यहाँ पे 1 है तो मास होगा सेकेंड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस, क्लियर है। हमें डिस्टेंस यहाँ से पूछा है तो D1, सपोज इसमें दूसरा पार्ट भी पूछ सकता था वो, या डायरेक्ट यहाँ से कोई पूछ ले, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमें निकालना है D2, क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है D2 हो जाएगा, ठीक है। फिर टोटल डिस्टेंस, अगर ये D2 है तो मास क्या होगा फर्स्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस, ठीक है। तो अच्छा, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हमें पूछा कहाँ से गया 5 kg से, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1 है, मास M2 कितना है 10 है, ठीक है। M1 M2 सम कितना हो गया, कितना सम है हमारे पास यहाँ पे 15, ठीक है। सो इसे कैंसिल करते हैं, 5 2 10, 5 से 15, 2/3, ठीक है। अब 2/3 इसको थोड़ा मैं सिंपल अप्रोच में लेता हूँ। आप ऊपर फ़ैन लगा होगा, फ़ैन में देखें आप 3 विंग्स हैं हमारे पास, कितने विंग्स हैं 3 विंग्स, ठीक है। और इसको मैं एक सर्कल कंप्लीट कर लूँ, ठीक है।
सपोज ये 33 है, ये भी 33 और ये भी 33 है, ये टोटल कितना होगा 99, ठीक है। ये 1% बचा, उसे छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो 2/3 है, ठीक है। इट मीन्स हमने ये ले लिया और ये ले लिया, वी हैव कंज्यूम 2/3, ठीक है। तो 2 पोर्शन कितना इनका बन रहा है, कितना बन रहा है 66, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ये क्यों लगा रहा हूँ, ये सिंपल जो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना टोटल 1 मीटर है, ठीक है, और ये भी 1 है, ठीक है, इसलिए लगा रहा हूँ। तो हमारा जो आंसर होगा 33 ठीक है। ये कंज्यूमिंग 66/99, तो हमारा आंसर 66 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर मैच होता है वो है 66 के आसपास है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि एंट्रेंस में ना हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन, और इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। परफेक्शन नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। परफेक्शन यहाँ चाहिए, वहाँ पे लगाओ। A charged particle having a drift velocity of 7.5 10⁻⁴ meter per second in an electric field of 3 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर हैज़ ए मोबिलिटी इन इतना, ठीक है। तो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन कितना मूवेल है, ठीक है, क्या वो फ्रीली मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन लिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको निमोनिक बताई है, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ठीक है। मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, ठीक है। निमोनिक क्या बताई थी, ये वी ई, ठीक है। ये तो हम किसी कंपनी का लोगो भी बना सकते हैं, वी ई, ठीक है। सो म्यू ऊपर वी, वेलोसिटी नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 7.5 × 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, 3 × 10⁻10, ठीक है। सपोज 7.5 रुपये हमें 3 बच्चों में बांटने हैं, तो एक के हिस्से में कितने आएंगे, 2.5 रुपये, ठीक है, 2.5। और ये -4 माइनस इसे कट करेंगे तो नीचे कितना बचा, -6, ठीक है। अब ये जो -6 है ऊपर जाके क्या बनेगा, +6, ठीक है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या मैच होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर को मैचिंग कैसे करेंगे, 2.5 किसके किसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इट मीन्स ये यहीं पे ख़त्म। हमारा आंसर 50% आ चुका है, ये दो ख़त्म। अब पावर से देखते हैं, मैच करते हैं, +6 -6, इट मीन्स ये वाला आंसर राइट है, ठीक है। थर्ड आंसर +6 आया समझ में, ठीक है। तो अप्रोच मैटर करती है, आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो, स्मार्ट वर्क कैसे करते हो, ठीक है। हार्ड वर्क की वैल्यू है लेकिन विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। स्मार्ट वर्क भी करना है हमें उतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये सॉलिड चैप्टर में से लिया गया यंग मॉडल्स के ऊपर, ठीक है। अब यंग मॉडल्स क्या होता है, इससे हम डिसाइड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। कोई मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे आपके ऊपर छत पे फैन लगा है, फैन एक रॉड से अटैच है, ठीक है। अब उस रॉड का यंग मॉडल्स क्या है, क्या वो रॉड स्ट्रॉन्गर है, क्या फ़ैन को वो स्टेबल कर सकती है, ठीक है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आता है यंग मॉडल्स, ठीक है। तो मजबूती देखी जाती है इससे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस इज, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, कितनी लेंथ है, एल है, ठीक है। तो हमने इस पर एक मास हैंग कर दिया, क्या हैंग कर दिया, मास, ठीक है। सपोज ये मास हैंग कर दिया, मास हैंग करने के बाद जो वायर है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगर कोई रस्सी भी होगी या कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, लेंथ बढ़ेगी। सपोज ये जो टोटल लेंथ होगी ये L1 होगी, कितनी होगी, L1 होगी, ठीक है। ये लेंथ बढ़ गई, ठीक है, और इनिशियल लेंथ कितनी थी, L। अब मेरे को बता दो बदलाव कितना आया, चेंज कितना आया, इस पूरे में से इसको माइनस कर लो। सो डेल्टा L किसके बराबर है, L1 माइनस L, बड़ी लेंथ माइनस छोटी लेंथ। क्लियर है इतना, ठीक है। तो हमें यंग मॉडुलस निकालना है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये भी याद कराया मैंने, ठीक है। एक पर्सन है उसका नाम है विलाल, ठीक है, क्या नाम है, विलाल। और यहाँ पे कौन है, फलाल, FL/A∆L, क्या है हमारे पास, फलाल। बिलाल से हमने बनाया फलाल, ठीक है। तो वाई यंग मॉडुलस है, फोर्स, ठीक है। हमने क्या हैंग किया है, क्या हैंग किया है यहाँ पे, मास m, ठीक है। अगर मास m को हैंग किया तो उस पर ग्रेविटी लगेगा, नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, ठीक है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो f की जगह आ जाएगा mg, और ये ओरिजिनल लेंथ L/A, और चेंज इन लेंथ कितना है, L1 माइनस L, ठीक है। तो मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें,
फर्स्ट ऑप्शन मैच होता है mgl/a l/l, ठीक है, तो इसके राइट आंसर है इसमें फर्स्ट। क्लियर है? ओके। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप स्टेट बोर्ड से के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेई मेन, ओके, यू कैन consult me at my given number for the classes, and we are conducting classes at very economical rates. Okay, thank you very much.